नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी भारतीय आधुनिक इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं रुहेलखंड, जाट राज्य, बुंदेलखंड, गुजरात, मालवा और सिख राज्य के बारे में। दरअसल अपना ये चैप्टर चल रहा है, इसका नाम है स्वतंत्र राज्यों का उदय, जिसमें ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जिसमें हमने देखा था कि बंगाल का, कर्नाटक, हैदराबाद, अवध, मैसूर, त्रावणकोर, फिर हमने राजपूत राज्य देख लिए थे। और बाद में कल छोटा सा एक राज्य देखा था फर्रुखाबाद, मोहम्मद खां बंगश ने जो बसाया था। यूपीएससी उस पर क्वेश्चन भी पूछ चुकी हैं। आज ये बाकी के थोड़े और बचे हैं, ये देख लेते हैं। फिर बचेगा हमारा मराठा वाले, और जो हैं वो मराठाओं को उदय तो हमने देख लिया था, शिवाजी के नेतृत्व में किस प्रकार से हुआ था। उसके बाद में पेशवाओं के काल में किस प्रकार से हुआ था वो देखेंगे कल के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्रुखाबाद कल हमने एक छोटा सा देखा था राज्य, मोहम्मद खां बंगश। वैसे ही एक रुहेलखंड नाम का एक छोटा सा राज्य और बसा था, वो भी एक छोटा सा राज्य ही था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये किसने बसाया था? अफगानों ने बसाया था। और देखिए जो फर्रुखाबाद वो भी अफगानों ने ही बसाया हुआ था। तो ये अवध और इलाहाबाद के मध्य में के जो मैदान थे, वहाँ पर होता क्या है, अफगान जो लोग हैं वो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने लग जाते उसमें। और इस क्षेत्र में कौन रहते थे? रूहेले लोग जो है वो यहाँ रहते थे। जैसे बुंदेलखंड में बुंदेले लोग रहते थे, इसलिए बुंदेलखंड नाम हो गया, है ना। तो जो रूहेले लोग यहाँ पर रहते थे इसलिए। और फिर ये जो रूहेले लोग थे, इन लोगों को एक व्यक्ति हुआ करता था, दाऊद इब्राहिम, ये नहीं अंडरवर्ल्ड वाला, एक और पहले दाऊद हुआ करता था। उस दाऊद का नेतृत्व इनको मिल गया, और जब इनको नेतृत्व मिला तो एक जगह संगठित हो गए और उन्होंने एक रुहेलखंड नाम से अपना राज्य स्थापित कर लिया। देखिए मुगल सत्ता इस टाइम पे कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने आपको बताया कि औरंगजेब के मरने के बाद में जो राजा है वो किस प्रकार से आए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मोहम्मद शाह रंगीला जैसे रंगीला राजा उस टाइम पे हुआ करते थे, तो उसका फ़ायदा उठाकर ये छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो जाते हैं। उसके बाद में जब दाऊद मर जाता है तो दाऊद के बाद में उसका बेटा होता है अली मोहम्मद खां। और अली मोहम्मद खां जो है वो फिर अपने राज्यों के जो राज्य है इसका उसका विस्तार करने में लग जाता है। और देखिए जो मुग़ल बादशाह होता है 1737 में, बताओ 1737 में मुग़ल बादशाह कौन होएगा? 1719 से लेकर 1748 तक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे नवाब की उपाधि दे दिया होगा, इसने भी कुछ पैसे टके उसको। और वह आपको पता ही है कि ये पैसे लेके तो वैसे नवाब जो जिसकी उपाधि लेना वो ले लो। तो देखिए ये देखिए छोटा सा क्षेत्र रोहिल्लाज यहाँ पर रहा करते थे। ये अवध का नवाब यहाँ था। मराठाओं का क्षेत्र तो देखिए पूरे भारत में उस टाइम पे इनकी तूती बोलती थी मराठाओं की, ठीक है। ये जो है ये दिल्ली का क्षेत्र हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह जो था 1745 आते आते मोहम्मद खां के जो अली मोहम्मद खां के नेतृत्व में जो निरंतर बढ़ता जा रहा था रुहेलखंड का राज्य, तो फिर देखिए उसको रोकना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कल को वो तो दिल्ली पर चढ़ाएगा। इसलिए इसको रोकने के लिए भेजा गया सफदरजंग को, वजीर सफदरजंग। ये सफदरजंग कौन सा? जो अवध का नवाब हुआ करता था ना सफदरजंग, वही सफदरजंग जो है यहाँ का मैंने बताया था वो वजीर भी हुआ करता था। तो उसके नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, परंतु थोड़ा मतलब लड़ाई होती है उनके। उसके बाद में उनको पता लग जाता है कि भैया इन लोगों से हम जीत नहीं सकते, रोहिले जो थे इनसे। इसलिए फिर अली मोहम्मद खान ने क्या किया, इन लोगों से समझौता कर लिया। और फिर क्या कहता है अली मोहम्मद खान जो है वो जो बनगढ़ है उसकी किलेबंदी तोड़ने के लिए और जो जागीर है उनको मुग़ल बादशाह को सौंपने के लिए राजी हो जाता है। और फिर उसको मिलाने के लिए ये क्या कर लेते हैं कि उसको जो अली मोहम्मद खां था उसको 4000 मनसबदार भी बना दिया जाता है कि एक काम कर, ये जागीर तो तेरी हो गई और हम बस वैध था इसे दे दी गई, और इसे 4000 का मनसब दे दिया गया। और इसे फिर सरहिंद का मुग़ल फौजदार बनाकर वहाँ पर भेज दिया गया। देखिए ये मनसबदारों का ट्रांसफ़र कर सकते थे ना, तो इसकी जागीर तो रुहेलखंड में हुआ करती थी, परंतु इसको भेज कहाँ दिया? इसको सरहिंद में भेज दिया। अब देखिए भाई दबा हुआ था बेचारा, इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ता, है ना। तो चलो इसने संधि कर ली। उसके बाद में संधि करने के बाद में इसको सरहिंद भेज दिया गया। अब देखिए बेचारा, इसके मन में तो राजा बनने वाली एक है ही, भाई मनसबदार कोई कितना ही बना दे पर राजा तो राजा होता है। इसके बाद में 1748 के आसपास में खबरें उड़ने लगी कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करने वाला है। इसको ये सूचना मिल गई कहीं से उड़ती उड़ती, न्यूज़ देख ली होगी इसने भी, आज तक वाली वो कौन सी है जो कहता है थूकता है, सॉरी क्या है वो, पूछता है भारत वाली न्यूज़ वाला, वैसा वाला देख लिया होगा इसने।
तो इसको पता लगा एकदम से कि भैया अहमद शाह अब्दाली आने वाला है। इसने जैसा ही उसको पता लगा, इसने सरहिंद का जो सूबेदार हुआ करता था ये, उसके पद से इसने इस्तीफ़ा दे दिया कि भाई पकड़ो अपना इस्तीफ़ा और आप जाओ, जानो और आपका काम जाने। और वापस आ गया रोहेलखंड में, और रोहेलखंड में आकर वापस इसने मुगल सत्ता का अंत कर दिया और अपनी जो खुद की सत्ता थी वापस से स्थापित कर ली। इसको पता था जैसे अहमद शाह अब्दाली आएगा दिल्ली तो अब बचेगी नहीं, और इसका फ़ायदा उठाकर मैं अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित कर लेता हूँ। अब देखिए 1748 में अली मोहम्मद खां भी मर जाता है। उसके बाद में हाफिज़ रहमत खां नाम का एक उसका उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध होता है 1761 में, इसमें मुख्य किरदार कौन होते हैं, एक तरफ मराठे और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली। तो इसके अंतर्गत साथ किसका दिया था इन्होंने, रोहेलों ने साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली का। जितने भी अफगान लोग थे वो सब उसका ही साथ देंगे, है ना, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भी अफगान ही हुआ करता था। और इनकी दिल्ली के साथ नहीं बनती थी, है ना, और मराठों के साथ नहीं बनती थी, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। इस प्रकार से ये साथ किसका देंगे, अहमद शाह अब्दाली का इन्होंने साथ दिया। और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था, है ना, अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, उधर पंजाब पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स जब आ जाता है, जब अंग्रेज़ों की सत्ता भारत में आ जाती है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स का काल होता है 1776 से लेकर 1783 ईस्वी तक, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में अवध के नवाब जो थे उन्होंने रोहेलखंड को जीतकर अपने उसमें मिला लेते हैं, अपने प्रांत में मिला लेते हैं। पहले इसकी राजधानी थी बरेली में आमला हुआ करती थी, और बाद में रामपुर इसकी राजधानी हो जाती है। और झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, वही वाली बरेली इनकी राजधानी पहले उधर हुआ करती थी, ठीक है। इस प्रकार से हमने देख लिया रोहेलखंड। तो दाऊद इब्राहिम, ये आपको याद नहीं रखना, दाऊद, है ना, दाऊद इब्राहिम से आपको याद रह जाएगा, मान लीजिए अपना, तो इतना याद रखिए, मेंस में आएगा नहीं, प्रीलिम्स में याद रखने के लिए दाऊद इब्राहिम ने बसाया था। फिर उसका बेटा होता अली मोहम्मद खां, वो इसको साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाता है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला जो सफदरजंग को भेजता है, फिर संधि हो जाती है, और संधि होने के बाद में उसे मुगल मनसबदार बना लिया जाता है 4000 और उसको भेज दिया जाता है सरहिंद में। जैसे ही उसे खबर मिलती है, न्यूज़ में देखता है वो कि भैया सरहिंद की अहमद शाह अब्दाली तो भारत पर आक्रमण करने वाला है, वहाँ से इस्तीफा देके वापस आ जाता है, वापस आके वापस से स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है। उसके बाद में अंग्रेज़ों के काल में अवध के नवाब से अपने उसमें मिला लेते हैं। अब देख लेते हैं जाट क्षेत्र के बारे में। हाँ, जाट राज्य भी स्थापित हुआ था। भरतपुर और आगरा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जाट लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जाट कम्युनिटी। और जाट कम्युनिटी में देखिए हमेशा ही लड़ने झगड़ने वाला स्वभाव रहा है। मैं जाति पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर आप ये नेचुरली भी देखना। और ये लड़ाके अंग्रेज़ लोगों ने इन्हें लड़ाके जो कौम होती थी उनकी संज्ञा भी दी थी। तो इनमें देखिए बातों को एक साथ बैठ के समझाना, और बहुत ज़्यादा इनके पास ज़मीनें हुआ करती थी। आज भी अपने आसपास अगर कोई आप जाट देखते हो तो जाटों के पास अभी भी बहुत सारी ज़मीनें हैं, ज़मींदार के जैसे वो रहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इनके पास ज़मीनें, है ना। तो इस प्रकार से सब लोग मिलकर जमींदार जो है उसके तौर पर ये काम करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं, कब, औरंगजेब के मरने के बाद में, है ना। इस प्रकार से दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में ये लोग रहा करते थे। और देखिए वीरता, लड़ाकू भावना और धैर्य के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं ये, ठीक है। तो औरंगजेब के काल में ये धार्मिक कट्टरता जब फैल जाती है बहुत सारी, तो एक जमींदार हुआ करता था गोकुल नाम का एक जमींदार था, वो विद्रोह कर देता है। और उसके विद्रोह में सारे जाट जो है उसके नेतृत्व में एक जगह हो जाते हैं, इकट्ठा होकर विद्रोह कर देते हैं। गोकुल के बाद में देखिए चूड़ामन जाट आता है, वो जाटों को एक जगह संगठित कर लेता है। और जब नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हो जाता है तो दिल्ली की सत्ता जो है थोड़ी डोल जाती है और दिल्ली का ध्यान उधर चला जाता है। उसका लाभ उठाकर बदन सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है, बदन सिंह नाम का जो व्यक्ति है, वो आगरा और मथुरा के आसपास में कब्जा कर लेता है और अपने राज्य की स्थापना कर लेता है। देखिए बदन सिंह जो है यही इनके पिता हुआ करते थे महाराजा सूरजमल के, अभी देखेंगे। तो ये कब्जा कर लेते हैं भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में, भरतपुर और आगरा के आसपास में वो कर लेते हैं। और अहमद शाह अब्दाली जो है उसने तो इसे राजा की उपाधि भी दी थी, किसे, बदन सिंह को। और बदन सिंह जो है उनका बेटा हुआ करता था सूरजमल, है ना। सूरजमल एक महान राजा हुए और बड़े ज्ञानी भी हुआ करते थे ये, और शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतना हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। थोड़ी सी कहानियाँ इनके बारे में प्रचलित है, वो हम जान लेंगे। आरपीएससी या आरएएस का कोई एग्जाम देता है तो उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने काल में ही, बदन सिंह के काल में ही राजा सूरजमल जो है वो अपना कार्यभार संभालने लगते हैं, क्योंकि बदन सिंह जो है बाद में लास्ट में आते आते ही उनको दिखना बंद हो जाता है। तो उसके बाद में सारा राजकाज कौन संभालते हैं, महाराजा सूरजमल ही संभालते हैं। महाराजा सूरजमल जो है इन्होंने एक बार दिल्ली पर भी हमला
कर दिया था भाई, गुस्सा आ गया जाट आदमी, दिल्ली पर इन्होंने हमला कर दिया। और दिल्ली में हमला करने के बाद दिल्ली उस टाइम पे देखिए दिल्ली नहीं रह गई थी। रंगीला जैसे राजा, अब आप सोच के देखो सम्राट ऐसे बने पड़े, तो कहाँ दिल्ली रह गई थी। इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया, इनको और कुछ नहीं मिला, इनको नूरजहाँ का झूला मिला। बोले महाराज क्या मिला, बोले महाराज कुछ नहीं मिला, नूरजहाँ का किला वो मिला है, झूला मिला है। बोले ले चलो, क्योंकि नादिर शाह ने लूट लिया, अब्दाली ने लूट लिया, मराठे जो है दिल्ली को लूट लेते थे। मराठों ने राजा बनाना शुरू कर दिया था। आप जब ये जो अपना मोहम्मद शाह रंगीला जो राजा बनता है, सम्राट बनता है, उसको कौन सम्राट बनाता है? छत्रपति साहू जो होता है उसका पेशवा होता है बालाजी विश्वनाथ तो उसको राजा बना के जाता है यहाँ पर आके, ठीक है ना। वो और अली जो सैयद बंधु होते हैं वो मिलकर, तो इस प्रकार से उनकी हालत हो गई थी। फिर नादिर शाह ने लूट लिया, अब्दाली ने लूट लिया, इस पर 1757 में अब्दाली लूट के चला जाता है इनको। इस प्रकार से इनकी अब जो है दिल्ली नहीं रह गई थी, और दिल्ली पर हमला इन्होंने एक बार कर दिया था, और नूरजहाँ का झूला उठा के ये ले जाते हैं। डीग में इनके महल बनवाए गए हैं, और लोहागढ़ का किला जो इन्होंने बनवाया था महाराजा सूरजमल में। और जब 1761 का युद्ध हो रहा होता है, चलो एक कहानी के तौर पे बता देता हूँ आपको। 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा होता है। उसमें क्या होता है, एक तरफ मराठे और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, मराठे वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। देखिए इसको अहमद शाह दुर्रानी भी कहते हैं, कि याद रखिएगा एक बार, अगर आपने कहीं सुना हो कि अहमद शाह दुर्रानी कौन था, तो अहमद शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली एक ही आदमी है दोनों, ठीक है ना। तो मराठे जब आ रहे होते हैं महाराष्ट्र से और इसके विरुद्ध, और तो क्या होता है, जब इधर से गुजर रहे होते हैं इसकी सल्तनत से होके, सूरजमल की सल्तनत से होके, सूरजमल जी इनको कहते हैं कि एक काम कीजिए, मैं भी आपका साथ देने चलता हूँ, और आप ये जो महिलाएं वगैरह और ज़्यादा लेके आएंगे ना अपने साथ में, इनको एक काम करो, आप यहीं पर रोक दो और सेना लेके चलते हैं, और मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब मराठे देखिए, मराठे घमंड में थे। क्यों घमंड में थे? क्योंकि ये दिल्ली को लूट लेते थे, पूरे देश में इन्होंने लूट मार मचा रखी थी, कोई इनका सानी नहीं था। तो इनका लगा कि मैं अब्दाली क्या लगता है मेरे सामने। परंतु सूरजमल जी जो थे वो होशियार आदमी थे, ज्ञानी आदमी थे, इनको पता था कि इधर वाले राजाओं से लड़ना अलग बात है, और जो बाहरी राजा हैं उनसे लड़ना अलग बात है। हमारे वाले तलवार भालों से लड़ेंगे, वो अपने नए नए हथियार लेके आएंगे, उनसे लड़ेंगे, ठीक है ना। अब इनकी बातें मानते नहीं कि सूरजमल जी आप तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो लड़ लेंगे। और इनके घमंड में ये था, है ना, इनका घमंड ये था कि सूरजमल जी जैसा छोटा, उनके सामने छोटा ही राजा हुआ करते, क्या मेरे को ज्ञान दे रहेगा, तो रहने दे भाई, अब जब रहने दे तो भाई जाओ। तो जब ये गए और बुरी तरह से हार के आए, 50,000 मराठा सैनिक मारे गए थे, और जो बचे थे वो घायल, और बुरी तरीके से इनको हरा दिया गया था मराठाओं को। उसके बाद से मराठाओं का अंत ही मान लो आप शुरू हो जाता है। मराठा हार गए, और मराठाओं का हारने के बाद में सूरजमल जी ने इनको संरक्षण दिया था, अपने यहाँ घायलों का इलाज करवाया था, और बहुत हेल्प करी थी इनकी महाराजा सूरजमल ने। और फिर कुछ मराठा तो यहीं भरतपुर वगैरह में ही रुक भी गए थे, ठीक है। तो ये इनकी कहानी हुआ करती थी महाराजा सूरजमल की, ठीक है। इस प्रकार से बाद में सूरजमल के बाद में जवाहर सिंह जो है वो गद्दी पर बैठता है। जवाहर सिंह जो है और जयपुर के राजा माधव सिंह के हाथों पराजित हो जाता है, और उसके बाद में जाट राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। और बाद में जवाहर सिंह के बाद में ये जो इसके उत्तराधिकारी आते हैं वो उतने सफल उत्तराधिकारी साबित नहीं होते, इसलिए फिर ये जाट जो राज्य है वो समाप्त हो जाता है ना। राजा सूरजमल जो है इनको जाटों का प्लेटू या जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। देखिए अफलातून, प्लेटो को भारत में अफलातून कहा जाता है, जैसे नाम बदल देते हैं ना हम लोग, वैसे ही जैसे एरिस्टोटल को अरस्तु कर दिया, सोक्रेटस को सुकरात कर दिया, वैसे ही प्लेटो को अफलातून कर दिया हमने भारत वालों ने। तो प्लेटो, जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है किसको? तो सूरजमल को कहा जाता है। ये देखिए महाराजा सूरजमल का राज्य यहाँ तक फैला हुआ करता था, गुड़गांव वगैरह, मेवात, ये सब, मथुरा, आगरा, इनका राज्य, रोहतक, मेरठ, यहाँ तक इनका राज्य हुआ करता था। ये है महाराजा सूरजमल। चलिए आगे, अब देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में। अब देखिए बुंदेलखंड के बारे में, बुंदेलों से आपको नाम याद आया होगा, जब मैं आपको मुगल साम्राज्य पढ़ा रहा था, अकबर के बारे में मैं पढ़ा रहा था, तो अबुल फजल नाम के एक दरबारी हुआ करते थे। अबुल फजल, फैजी इनका बड़ा भाई हुआ करता था, और अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा, और अकबरनामा का ही भाग है क्या? आईने अकबरी। चलो ये बात रिवाइज होगी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। और जहांगीर उस टाइम पे कौन हुआ करता था? सलीम। तो शहजादा सलीम के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। तो वही वीर सिंह बुंदेला वाला ही राज्य हुआ करता था ये बुंदेलखंड, ठीक है ना। और शाह इनकी राजधानी हुआ करती थी।
ठीक है। और शुरू में मधुकर शाह नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, मधुकर शाह के काल में इन्होंने शक्ति अर्जन करना शुरू कर दी थी। और वीर सिंह बुंदेला का फिर हमने देख लिया है। वीर सिंह बुंदेला तो 3000 का मनसबदार भी हुआ करता था मुगल काल में, ठीक है। किसने बनाया था? जहांगीर ने उसको बनाया था, क्योंकि जहांगीर के कहने पर उसने मारा था। दोस्त हुआ करते थे ये अच्छे खासे, साथ में पार्टियां क्या करते थे ये ठीक है। उसके बाद में देखिए वीर सिंह के अधीन जो ये थे वीर सिंह बुंदेला, इन्होंने अपनी शक्ति चरम पर पहुंचा ली थी बुंदेलों ने उस काल में, और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और वीर सिंह की मृत्यु के बाद में जुझार सिंह राजा बनता है। मैंने आपको तब भी बताया था जुझार सिंह राजा बनता है, और जुझार सिंह को हराया भी नहीं जा सकता है ठीक ढंग से। मुगल खूब कोशिश करते हैं पर इसको हरा नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर देखिए सामूगढ़ की लड़ाई में उसने औरंगजेब का साथ दिया था। किसने? ये चंपत राय ने। जुझार सिंह के बाद में कौन बनता है उत्तराधिकारी? उसका चंपत राय बनता है। तो चंपत राय जो है चंपत राय ने औरंगजेब का साथ दिया था जब सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, जब वो भाइयों भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर देवगढ़ का अभियान हो गया तो फिर उसने मुगलों का साथ दिया। किंतु जब औरंगजेब ने जो मंदिर वगैरह वो तोड़ने लगता है, उसके बाद से जब उसकी नीतियों में धार्मिक कट्टरता आ जाती है तो ये लोग उनका साथ देने से मना कर देते हैं और मुगलों के विरोध में हो जाते हैं। तो ये बुंदेलखंड वालों का यही चलता रहता है, कभी मुगलों के साथ है कभी मुगलों के विरोध में, ऐसा ये रहते हैं। एक मिनट में पानी पी लूँ। फिर देखिए इनके एक और राजा था, राजा छत्रसाल। राजा छत्रसाल के बारे में आपने सुना होगा, बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी है। तो बाजीराव मस्तानी में जो मस्तानी सहायता लेने के लिए जाती है और वो छत्रसाल की बेटी हो, तो वही छत्रसाल, राजा छत्रसाल ये हैं। और उसमें जो बाजीराव आपको दिखाया गया है वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है उनके बेटे बाजीराव, और बाजीराव के बाद में पेशवा होता है बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहते हैं। और उन्हीं के काल में ये जो है पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो ये बुंदेला जो है छत्रसाल बुंदेला, ये हिंदू नायक के रूप में अब सामने आ जाते हैं और अपनी जनता के नायक के रूप में सामने आ जाते हैं और इनका विरोध करने लगते हैं। किनका विरोध? मराठाओं का, क्योंकि मुगलों का, क्योंकि मुगल जो है औरंगजेब के काल में ये वैसी नीति अपनाने लगते हैं, धार्मिक कट्टरता वाली नीतियाँ। देखिए ये वाला बुंदेलखंड का क्षेत्र है और ये है राजा छत्रसाल, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये MP हो गया, इस वाले क्षेत्र में पड़ता है बुंदेलखंड, है ना। फिर 1720 में बुंदेलों ने फिर से मुगलों का साथ दे दिया, कभी ये सिख लोगों का साथ दे देते थे। इस प्रकार से 1723 में आते आते मुगल सम्राट मोहम्मद खां को छत्रसाल के नेतृत्व में जो भी इनकी बुंदेलखंड की शक्ति बढ़ रही थी उसको कुचलने के लिए कहा मोहम्मद खां ने, ठीक है। मोहम्मद खां को कहा मुगल सम्राट ने। 1723 में मुगल सम्राट कौन हुआ करता था? मोहम्मद शाह रंगीला। 19 से लेकर 48 तक वही था ना, याद रखना आपको। इस राजा के बारे में ज़्यादा याद रखना, क्योंकि नादिर शाह इसी के काल में आके यहाँ पर आया था, लूट मार करके गया था। फिर अब देखिए ये जब हमला कर देते हैं मुगल, तो फिर वही मस्तानी जाती है कहाँ पर? मस्तानी जाती है पेशवाओं के पास में सहायता मांगने, और पेशवा इनकी सहायता करने के लिए आ भी जाते हैं और इनको हरा भी देते हैं मुगलों को वहाँ से। परंतु देखिए फिर मराठा कैंप उसमें महामारी फैल जाती है और फिर ये वापस से दक्षिण की ओर चले जाते हैं। और जब इन वापस चले जाते हैं तो राजा छत्रसाल फिर मुगलों से संधि कर लेता है, समझौता एक कर लेता है, और उसमें जो है इनको वचन दिया जाता है कि भाई बुंदेलखंड पे अब मुगल हमला नहीं करेंगे। इस प्रकार से बाद में छत्रसाल का निधन हो जाता है। छत्रसाल के निधन होने के बाद में सारे बेटे उनकी संपत्ति को जो है बांट लेते हैं और मालवा पता नहीं कहीं चला जाता है, बुंदेलखंड कहीं चला जाता है। इस प्रकार से बुंदेलखंड हमने देख लिया। वीर सिंह बुंदेला, है ना। जहांगीर के काल में 3000 मनसबदार हुआ करता था। फिर जुझार सिंह के बाद में और अगर नीचे आते जाएँ तो चंपत राय के बाद में आता है राजा छत्रसाल जो है उनका मुगलों के साथ लड़ाई होती है। फिर ये मराठाओं की सहायता से, वो मूवी वाले सीन कुछ याद रखना, थोड़ा मूवीज़ की सहायता से थोड़ा हेल्प हो सकती है हमें, है ना, पूरी तो नहीं पर थोड़ी। तो इस प्रकार से फिर इनका जो राज्य पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब आता है गुजरात के बारे में। गुजरात तो देखिए हालांकि हमेशा से ये जो मुगल है, मुगलों का एक बार जब अकबर जीत लेता है तो जीतने के बाद में मुगलों का ही वहाँ पर सूबेदार हुआ करता है। तो ये कोई ज़्यादा याद रखने वाली आपको ज़रूरत नहीं है गुजरात के बारे में, ठीक है। अब है मालवा के बारे में। मालवा देखिए दक्कन का एक प्रांत हुआ करता था। दक्कन और शेष हिंदुस्तान को जोड़ने वाला एक प्रांत, देखिए ये वाला मालवा दिख रहा है आपको। ये राजस्थान का, MP का, गुजरात का थोड़ा सा इसमें हिस्सा पड़ रहा है, सारा थोड़ा मिला के ये मालवा वाला क्षेत्र है। ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्कन है, तो दक्कन को मिलाने वाला ये क्षेत्र क्या है? मालवा। तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हुआ करती थी। और मालवा देखिए यहाँ पर खेती बहुत बढ़िया हुआ करती थी, तो इसकी यहाँ के सूबेदारी के लिए भी जो सूबेदार हुआ करते थे मुगल काल में,
मनसबदार जो बनाए जाते थे, तो वो इनकी यहाँ की मनसबदारी पाने के लिए, सूबेदारी पाने के लिए भी लड़ा करते थे। और मैंने आपको बताया था कि सवाई जय सिंह को यहाँ का सूबेदार बनाया गया था, यहाँ का मनसबदार बनाया गया था, फिर आगरा का मनसबदार भी उनको बनाया गया था, है ना। फिर देखिए, ये आगरा से अगर आप जाना हो, या राजधानी से जाना हो, दक्कन में जाना हो या गुजरात में जाना हो, तो रास्ते में पड़ता था, है ना। देखिए, अगर आगरा है, आगरा से अगर आपको जाना हो गुजरात, आपको जाना हो दक्कन में, तो ये रास्ते में पड़ता था, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण था, है ना। इसलिए क्योंकि सारे, अगर आपको जाना तो सेना यहीं से गुजरेगी, इसलिए यहाँ पर जो है मुगलों का अधिकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जब धार्मिक कट्टरता जो है वो चरम पर थी औरंगजेब के काल में, तो यहाँ के जो हिंदू सामंत और जमींदार हुआ करते थे, वो एक जगह मिलकर विद्रोह कर देते हैं। फिर देखिए, जो मराठा आक्रमणकारी होते हैं, उन मराठाओं का ये स्वागत कर लेते हैं कि आप आओ और हम साथ मिलके मुगलों से लड़ेंगे। और 1799 में पहला मराठा आक्रमण यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद से पेशवा बाजीराव जो है वो मालवा पर आक्रमण कर देता है। वही बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव है ये, है ना। 1720 से लेकर 1740 तक ये राजा रहता है, ये पेशवा रहता है। कौन? पेशवा बाजीराव। फिर देखिए, मुगलों, उस काल में मुगलों की तो बहुत ख़राब हालत थी, और उसी के चक्कर में तो फिर मुगलों का ये सब हुआ था। फिर देखिए 1741 में पेशवा बालाजी बाजीराव का बेटा होता है बालाजी बाजीराव, है ना। और बालाजी बाजीराव जो है ना, इसी के काल में वो होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना। इस प्रकार से बाद में देखिए, वहाँ पर बालाजी बाजीराव को मोहम्मद शाह जो होता है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, वो क्या कर लेता है, डिप्टी गवर्नर वहाँ का नियुक्त कर देता है। देखिए, हालांकि डिप्टी गवर्नर तो इसने कैसे नियुक्त किया, क्योंकि जीत तो मुगल इनसे जीत तो सकते नहीं थे, और मालवा पर इनका कब्जा हो गया। तो एक काम करते हैं यार, अपनी इज्जत ही बचा लेते हैं, और ये कह देते हैं कि चलो हमने आपको मालवा का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया, अब एक काम करना, आप थोड़ी बहुत जो यहाँ की पेशी की रकम हो हमें भेज देना, और आपका ये मालवा जो जागीर आपकी हुई। इस प्रकार से अपनी इज्जत बचाने का इनका एक पैंतरा था, और कुछ नहीं था, क्योंकि लड़के तो इनसे जीत सकते ही नहीं थे। इस प्रकार से हमने देख लिया मालवा के बारे में भी, है ना। मालवा वैसे मुगलों का ही सूबेदार जो है वो हुआ करता था। फिर इस पर आक्रमण करके बाजीराव के काल में, पेशवा बाजीराव के काल में मराठों के ये अंडर में आ जाता है। फिर उसके बेटा जो होता है बालाजी बाजीराव को यहाँ का डिप्टी गवर्नर यानी उप सूबेदार वहाँ का नियुक्त कर दिया जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। अब देखिए रणजीत सिंह का राज्य के बारे में आपको क्या जानना है। देखिए सिख राज्य के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, कहाँ से गुरु नानक से शुरू होता है। देखिए मुगल और सिख, इनका शुरुआत देखिए साथ साथ होती है। जब बाबर यहाँ आया था, हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे बाबा नानक क्या कह रहे थे, वो धर्म का अपना प्रचार कर रहे थे। बाद में वो धार्मिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदल जाता है ना। फिर हमने देखा था किस प्रकार से 5वें गुरु अर्जन देव को मार दिया जाता है, 9वें गुरु तेग बहादुर को मार दिया जाता है ना। उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं, फिर उनका उत्तराधिकारी होता है बंदा बहादुर, है ना। फिर इनकी मिसलें बनाई जाती है, फिर अलग अलग मिसलें होती हैं। और सुकेर चकिया मिसल के एक नेता होते हैं रणजीत सिंह, है ना। सुकेर चकिया मिसल से ये होते हैं। तो यहाँ तक हमने पहले देख लिया ऑलरेडी, जब सिख शक्ति का अभ्युदय हमने वाले चैप्टर में देखा था। अब हम देख लेते हैं रणजीत सिंह जी के बड़ी छोटी सी उम्र में ही ये शासक बन जाते हैं। जब ये छोटे से भी रहते हैं तब इनकी माँ और इनके रक्षक होते हैं, संरक्षक, उनके अधीन ये काम करने लगते हैं। और इनकी मित्रता हुआ करती थी जमान शाह से। जमान शाह कौन था? अफगान का एक शासक हुआ करता था। उसकी जमान शाह की सहायता से ये लाहौर पर भी अधिकार कर लेता है और अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लेता है। भंगी, देखिए ये भंगी वाला वो वाला भंगी नहीं, भंगी मिसल थी। जब मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था शक्ति के अभ्युदय में कि कितनी सारी मिसल हुआ करती थी, तो उन मिसलों में एक भंगी मिसल, सुकेर चकिया मिसल, इस प्रकार की मिसलें बताई थी ना मैंने आपको, अहलुवालिया मिसल, इस प्रकार से। फिर सतलज के प्रदेश को इसने जीत लिया, है ना। इस प्रकार से जब 1809 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो का दूत चार्ल्स मेटकॉफ रणजीत सिंह के यहाँ आता है और अमृतसर की संधि साइन करके जाता है। और जब तक रणजीत सिंह रहते हैं अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ती इसके राज्य पे हमला करने की, क्योंकि रणजीत सिंह की सेना उस काल में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना हुआ करती थी। इसने रणजीत सिंह ने देखिए यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना इसने स्थापित करी थी। फ्रांसीसी कमांडर इसने नियुक्त किए थे। फ्रांसीसी कमांडर को इसने देखिए सेना का तो नियुक्त किया था, साथ ही साथ सूबेदार तक उनको बनाया था, है ना। ये देखिए सिख एम्पायर उस काल में यहाँ पर हुआ करता था। पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, लद्दाख तक इनका क्षेत्र हुआ करता था, है ना। अमृतसर, बंदा बहादुर जो थे वो डोगरा राजपूत हुआ करते थे।
कश्मीर के, है ना। इस प्रकार से रणजीत सिंह ने 1818 आते आते मुल्तान और 1819 में कश्मीर को भी इन्होंने जीत लिया और 1834 में कमांडर हरि सिंह नलवा की सहायता से पेशावर को भी ये जीत लेते हैं। 1839 में जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में जो है इनका राज्य छोटी छोटी जो और इनके जो सरदार हुआ करते थे उनमें पूरा बट जाता है, ठीक है। देखो इनकी तुलना नेपोलियन से की गई है और इनका प्रशासन में अगर देखा जाए तो सरकार खालसा के नाम से उन्होंने शासन किया कि भैया शासन कौन हो रहा है, सरकार खालसा कर रही है। खालसा है ना, सैनिक टुकड़ी इनकी एक हुआ करती थी, है ना, उस प्रकार से। और इन्होंने जिलाधिकारी नियुक्त किए जिन्हें क्या कहा जाता था, करदार इनको कहा जाता था, ठीक है। फिर सैन्य संगठन में देखिए उन्होंने फ्रांसीसी पद्धति और यूरोपीय पद्धति पर सेना का उन्होंने गठन किया। जनरल वंतुरा और कैप्टन अलार्ड इनको उन्होंने सेना का सेनापति उस काल में बनाया था। पैदल सैनिक और बटालियन जो भी हुआ करती तोपखाना सब में इन्होंने यूरोपियों को भर्ती किया था। जिस प्रकार से दक्षिण में हमने देखा था टीपू सुल्तान ने भी फ्रांसीसी कमांडर की सहायता से सेना का गठन किया था। जो वंतुरा हुआ करता था कमांडर, उसको तो सेना का प्रधान बनाया गया था और जो दूसरा होता है अलार्ड, उसको घुड़सवारी सेना का प्रमुख उस काल में बनाया गया था, ठीक है। फिर रणजीत सिंह की सेना एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना थी उस काल में। सबसे पहले किसकी थी, ब्रिटिशर्स की, है ना, इसलिए इनसे वो झगड़ना नहीं चाहते थे। पर जब से 1739 में फिर इनकी 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद में ही जो है फिर तो पूरे राज साम्राज्य को हड़प कर इसमें मिला लिया जाता है, किसमें, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इनकी मृत्यु के बाद में सिख सरदार जो है दो गुटों में बढ़ जाते हैं, एक तो सिंगलवालिया और एक डोगरा गुट में वो बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में सबसे पहले खड़क सिंह शासक बनते हैं और उसके बाद में उनके खड़क सिंह के शासनकाल में वजीर होते हैं ध्यान सिंह डोगरा, और आगे चल के सिंघवालिया गुट के नौनिहाल सिंह जो है वो शासक बन जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दरबार में गुटबंदी होने लगती है, ये डोगरा जो है वो अपने शक्ति अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, फिर इसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी हत्या वगैरह गुटबंदी वगैरह होती है, वो एग्जाम की दृष्टि से हमें पढ़नी आवश्यक भी नहीं है, तो वो हम जानेंगे भी नहीं, ठीक है। फिर अंतिम शासक इनके होते हैं दलीप सिंह, और दलीप सिंह के काल में जो है आंग्ल सिख युद्ध होता है ना। उसके बाद में सिख पूरा साम्राज्य है वो किसमें, ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया रुहेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड में रुहेलखंड किसने स्थापित किया था, तो किसने स्थापित किया था, वो अंडरवर्ल्ड के डॉन ने। फिर मोहम्मद अली मोहम्मद आते हैं रुहेलखंड, फिर बुंदेलखंड, वीर सिंह बुंदेला, जुझार सिंह, इस प्रकार से छत्रसाल, ये सब हमने देख लिया। रणजीत सिंह हमने देख लिया सिखों में, है ना। इस प्रकार से आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।